बहू, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मत रो। बहुत रो लिया तूने। तूने बहुत सहा है, ऐसे कब तक सहेगी? अब हमें साकेत वो करने के लिए मजबूर कर रहा है जो हम नहीं करना चाहते थे। ऐसे तो तेरी पूरी जिंदगी ही नरक बनकर रह जाएगी, और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। सुदेश जी और नर्मदा देवी के एक ही बेटा था। बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छा पढ़ा लिखा दिया। बेटे की नौकरी लगते ही नर्मदा जी ने अच्छी सी लड़की देखना भी शुरू कर दिया। एक अच्छा रिश्ता मिलने पर शादी तय कर दी। आज सुदेश जी और नर्मदा देवी बहुत ही खुश थे। उनके इकलौते बेटे साकेत की शादी जो थी, शादी की तैयारियों में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। बारातियों के स्वागत से लेकर घरातियों तक की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। नर्मदा जी आज खुद दुल्हन जैसी ही लग रही थीं। आज बेटे की शादी की खुशी में उन्होंने भी खूब जमकर श्रृंगार किया था। जैसा कि सुदेश जी और नर्मदा जी ने सोचा था, बेटे की शादी धूमधाम से करने की, शादी वैसे ही धूमधाम से संपन्न भी हुई और तनिष्का उनके घर की बहू बनकर आ गई। तनिष्का देखने में काफी सुंदर थी, पढ़ी लिखी सभ्य परिवार की थी। बड़े परिवार से आई तनिष्का ने अपने आप को इस छोटे से परिवार में बड़ी आसानी से ढाल लिया। उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। शादी के 5 साल भी बड़ी हंसी खुशी से निकल गए। इस बीच तनिष्का को एक बेटी भी हो गई, जो अब 2 साल की हो गई थी। अचानक से साकेत कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा। अब वो सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और रात को लेट आता था। कभी कभी तो वो शराब भी पीकर आता था, जिसके चलते तनिष्का से अक्सर उसकी लड़ाइयां होती रहती थी। शराब तक तो सही था, कम से कम साकेत जैसा भी था तनिष्का का था। लेकिन इधर साकेत कुछ दिनों से लड़कीबाजी भी करने लगा था। घर आने के बाद भी दिन रात बस फोन पर चिपका रहता था। पूछने पर साफ साफ कहता है कि ऑफिस का फोन है, तुम नहीं समझोगे। सुबह होते ही फोन पर चिपक जाता और बातें करते करते ही तैयार होकर वो ऑफिस के लिए भी निकल जाता। उधर से आता तो भी उसके कान में फोन ही लगा रहता। वो जल्दबाजी में ही कपड़े चेंज कर चाय पीकर फिर बाहर निकल जाता और गार्डन में टहलते हुए भी फोन पर ही बातें करता रहता। दूर से फोन पर बात करने का तरीका देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ऑफिस के किसी सीरियस मैटर पर बात कर रहा है। हरकतें तो ऐसी थी जैसे किसी लड़की से प्यारी प्यारी मीठी बातें चल रही हों। तनिष्का बेचारी घर के अंदर से ही साकेत की हरकतें देखती रहती थी। बहुत बार उसने साकेत का फोन भी चेक करना चाहा, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। साकेत खुद अपने फोन से कभी भी फ्री ही नहीं होता था, तो फोन तनिष्का को कहाँ से मिलता? और जब कभी 1-2 बार फोन हाथ में आ भी गया तो उसे उसका पैटर्न लॉक ही नहीं पता रहता। तनिष्का के मन में एक डर समा गया था। उसकी रातों की नींद भी खत्म हो चुकी थी। कहते हैं ना, औरत अपना सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना पति, अपना सुहाग वो मरते दम तक भी बांटने के लिए तैयार नहीं होती है। बस यही डर तनिष्का के मन में भी था कि कहीं साकेत किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है। रात को जब तनिष्का सो गई तो साकेत बाहर से टहल के आया और तनिष्का के बगल में लेट जाता है। अब तो वो फोन पर बातें कर ही नहीं सकता था, इसलिए व्हाट्सएप चैटिंग ही करता रहता। रात के 12-1 बजे तक तो उसका फोन ऑन रहता। आज तनिष्का ने भी ठान लिया था, कुछ भी हो जाए आज पता करके ही रहेगी कि साकेत आखिर बात किससे करता है। जैसे ही साकेत रात को कमरे में आया, तनिष्का गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगी और आंखें बंद किए साकेत की ओर मुंह करके सो गई। साकेत रोज की तरह निश्चिंत था कि तनिष्का गहरी नींद में सो रही है और वो अपनी चैटिंग पर लगा रहा। करीब 1 घंटे तक साकेत चैट करता रहा। बेचारी तनिष्का उसके बगल में बुत बनी सोई रही। अचानक ही साकेत उठकर बाथरूम में गया। बस यही कुछ मिनट का टाइम था जो साकेत का फोन तनिष्का के हाथ लगा। उसने देखा किसी लड़की का नंबर था। उसने वो नंबर तुरंत अपने फोन में सेव किया और व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही थी वो सारा कुछ चैट की स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले ली और करवट बदलकर सो गई। साकेत के फोन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट पढ़ने के लिए तनिष्का बेचैन थी। आंखों से आंसू बिना आवाज के ही निकल रहे थे। अंत में जब साकेत भी करवट बदलकर सो गया तो तनिष्का ने अपना फोन निकाला और कंबल के अंदर से ही ब्राइटनेस कम करके पढ़ने लगी।
मैसेज पढ़ते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। इतनी प्यारी बातें, इतनी मीठी बातें जैसे एक पति पत्नी आपस में करते हैं। साकेत उस लड़की से जो बातें कर रहा था, तनिष्का वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोने लगी। तनिष्का को रोता देख साकेत उसे उठाकर उसके रोने का कारण पूछता है। तनिष्का भी गुस्से में थी। वो फोन उठाकर साकेत के सामने रख देती है और गुस्से में पूछती है, ये सब क्या है साकेत? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ घर में दिन भर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। रात को तुम मुझसे प्यार से दो मीठे बोल बोलने की बजाय फोन में घुसे रहते हो। ये सब करने के लिए? साकेत, मैं क्या मर गई हूँ जो मेरे जीते जी ऐसी हरकतें कर रहे हो? देखो तनिष्का, अब जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो उसे समझने की भी कोशिश करो। वो मेरे ऑफिस की लड़की है। उसे मैं बस बहला फुसलाकर इसलिए रखता हूँ ताकि वो मुझे अंदर की खबर दे सके। तुम्हें नहीं पता कि ऑफिस में मेरे खिलाफ कितनी राजनीति हो रही है। मुझे अपनी नौकरी भी तो बचानी है। तुम इन सबको अपने दिल पर मत लो, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये तो बस मैं अपनी नौकरी के लिए ही कर रहा हूँ। साकेत, आप किसको पागल बना रहे हो? मतलब के लिए दिखाया गया प्यार और सच्चाई के लिए दिखाया गया प्यार, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप उसके दिखावे के प्यार में इतने पागल हो कि आपको अपनी बीवी की खोज खबर तक नहीं रहती है। मुझसे आप सच्चा प्यार करते हो ना? कितना टाइम देते हो आप मुझे? और आप मुझसे सच्चा और उससे झूठा प्यार करते हो ना? दिन रात उसके साथ चिपके रहते हो फोन पर। देखो तनिष्का, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। ये नाटक फैलाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार बता दिया ना, ऑफिस का मामला है, तुम नहीं समझोगी। समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो। मैं तुम्हें समझाता हुआ नहीं फिरूंगा। और अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है ना, नहीं समझना है ना, तो जो तुमको अच्छा लगे वो करो। मुझसे मतलब नहीं है फिर। ये कहते हुए साकेत तुरंत करवट बदल के सो गया। बेचारी तनिष्का पूरी रात रोती रही। अगले दिन मुरझाई सी उठी। घर के कामों में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर भी जैसे तैसे बच्चे को संभाला। सास ससुर के लिए, जो उसे माँ बाप की तरह प्यार करते थे, उनके लिए खाना बनाया, घर का काम किया, बच्ची को दूध पिलाया। साकेत तो उल्टा ही तनिष्का पर नाराज था कि उसने उसका फोन क्यों छुआ। साकेत के जाने के बाद तनिष्का ने अपनी सास को रो रो कर सारी बात बताई। बेटे की हरकतें सुन नर्मदा देवी भी परेशान हो गई थी। तनिष्का को वो अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी। उन्होंने कहा, बहू तुम परेशान मत हो। शाम को साकेत जैसे ही आएगा हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उससे बात करेंगे। और शाम को जैसे ही साकेत आया, नर्मदा देवी ने उससे बात की। साकेत का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो माँ पर चिल्लाने के साथ साथ तनिष्का पर भी चिल्लाने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे मेरे परिवार वालों के सामने बेइज्जत करने पर तुली हो? बताया था ना मैंने, तुमसे ऑफिस की बातें होती हैं। इसके बावजूद भी तुम समझने को तैयार नहीं हो। तो जो करना है कर लो। अब तो तुमने मेरी इज्जत वैसे भी उछाल दी है। करूंगा मैं बात, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लेती हो। साफ साफ दो टूक सा जवाब दिया साकेत ने। टूट गई थी तनिष्का। साकेत की हरकतों से रो रो के उसकी हालत खराब हो गई थी। बरसों की बीमार दिखने लगी थी तनिष्का। तनिष्का की हालत देख नर्मदा देवी घुट घुट कर रह जाती। उन्होंने बहुत बार साकेत को समझाने की कोशिश की, लेकिन साकेत, उस पर तो जैसे एक अलग ही नशा चढ़ चुका था। वो किसी की ही बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जितना सब लोग उसे उस लड़की से दूर रहने के लिए कहते, उतना ही वो सबसे लड़ झगड़ कर अकेले कमरे में जाकर बैठकर उस लड़की से बातें करता रहता। साकेत पर उस लड़के का नशा इस कदर चढ़ गया था कि उसने नौकरी पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। न घर पर ध्यान देता, न नौकरी पर ही ध्यान देता। दिन रात उस लड़की की मीठी बातों में ही फंसा रहता, उसके ऊपर पैसे खर्च करता रहता। हालत ये हो गई कि साकेत की नौकरी भी छूट गई। अब वो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। अब तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई थी। वो दिन रात अब बाहर वाले कमरे में बैठकर उस लड़की से बातें करता रहता। बेचारी तनिष्का पति के साथ होते हुए भी अकेली थी, तन्हा थी। नर्मदा देवी भी जब उसे समझाने के लिए कुछ भी कहती, साकेत तुरंत चिल्लाने लगता, चीखने लगता, यहाँ तक कि खुद का ही सिर पीटने लगता, जिससे कि नर्मदा देवी भी डर जाती। आंखों में आंसू लिए बेचारी चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती। साकेत को दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। घर में, परिवार में तनिष्का के साथ क्या हो रहा है
उसके ऊपर क्या बीत रही है। उसकी 2 साल की छोटी बच्ची है, उस पर क्या असर पड़ेगा। किसी भी चीज की कोई भी खबर नहीं रह गई थी उसे। या तो फोन पर लगा रहता था या बाइक उठाकर सीधे कहीं चला जाता था। बस यही हो गया था साकेत का डेली का रूटीन। पति को अपने सामने ही किसी दूसरी गैर औरत से बातें करते हुए, वो भी इतनी मीठी मीठी। कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी जो तनिष्का कर पाती। अंदर ही अंदर घुटती हुई तनिष्का बीमार रहने लगी। दिन रात रोती रहती। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। 28 की उम्र में ही 38 की दिखने लगी थी। तनिष्का का रोना, तनिष्का की बेचैनी, उसका दुख तकलीफ ना नर्मदा देवी देख पाती, ना ही सुदेश जी देख पाते थे। सुदेश जी तो कितनी बार ही साकेत को समझाने के चक्कर में उसके ऊपर चीखते चिल्लाते, लेकिन साकेत को तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। वो बस दिन रात उस लड़की से फोन पर बातें ही करता रहता या बाइक लेकर निकल जाता अपने पैसे उड़ाने। जब खुद की सेविंग खत्म हो गई तो माँ बाप से पैसे की डिमांड करने लगा। और जब नर्मदा देवी सुदेश जी उसे पैसे नहीं देते तो पैसों को लेकर वो घर में ही तहलका मचा देता, तोड़फोड़ करने लगता, चिल्लाने लगता, जिससे तंग आकर नर्मदा जी उसे पैसे दे देती और वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर से बाहर निकल जाता। बेचारी तनिष्का का जैसे कोई वजूद ही नहीं रह गया था। उसकी जिंदगी की सुहागन होते हुए भी विधवा जैसी हालत हो गई थी कि इतनी अच्छी खासी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर पति का बाहर मुंह मारना। वो तो वही कहावत हो गई ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। एक दिन तो साकेत ने हद ही पार कर दी। जब साकेत बार बार सबके मना करने पर भी नहीं माना तो तनिष्का ने उस लड़की को खुद ही फोन करके उसको बहुत ही उल्टा सीधा सुनाया। तो शायद उस लड़की ने साकेत को बोल दिया था, जिससे साकेत ने गुस्से में आकर तनिष्का के ऊपर हाथ उठा दिया और उसे धक्का देकर बाहर निकल गया। तनिष्का बेचारी एक कोने में पड़ी अपनी किस्मत पर जोर जोर से रोए जा रही थी। आज उसके भी सब्र की क्षमता बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वो जोर जोर से चीखने लगी। तनिष्का की आवाज सुन नर्मदा देवी भागते हुए आई। बहू की हालत देख उनकी आंखों में खुद आंसू आ गए। सुदेश जी भी बहू की हालत देखकर रो पड़े थे। नर्मदा देवी रोते हुए कहने लगी, जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार आज टूट गया है, बिखर गया है। बहू की हालत देख नर्मदा जी उसके पास जाती हैं। सास का प्यार पाकर तनिष्का और भी टूट जाती है और वो नर्मदा देवी को पकड़कर रोने लगी। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो साकेत मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। माँ जी, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं ऐसे हालात में कब तक रहूंगी। नहीं बेटा, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं करते हैं। इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम्हें जीना होगा, तुम्हारी बच्ची टीना के लिए, हमारे लिए। कहते हुए नर्मदा जी ने तनिष्का को गले से लगा लिया और उसे चुप करते हुए कुछ सोचने लगी और बोली, मत रो बहू, मत रो। अब बस बहुत हो गया। अब साकेत की हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। हमें साकेत वो करने के लिए मजबूर कर रहा है जो हम नहीं करना चाहते थे। ऐसे तो तुम्हारी जिंदगी और भी नरक बन जाएगी। इसलिए मुझे अपने हाथों से साकेत को आज ही इस घर से, इस जायदाद से, अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल करना ही होगा। जब उसके पास ना पैसे रहेंगे न रहने को छत रहेगी, जब वो बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा, तब उसके ऊपर से उस लड़की का नशा उतरेगा। देखते हैं वो लड़की भी उसे कितने दिन तक रखती है। कहते हुए नर्मदा जी ने सुदेश जी को देखा। सुदेश जी तुरंत ही वकील के पास जाकर सारा कुछ तनिष्का के नाम कर देते हैं। शाम को जैसे ही साकेत घर आता है, नर्मदा देवी और सुदेश जी उसके सामने जाकर वसीयत का कागज दिखाते हैं और कहते हैं, साकेत, अब तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं है। सारा कुछ बहू के नाम कर दिया है हमने। तुम अब इस घर से इसी वक्त निकल जाओ। बहू भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए हम जल्द ही तलाक के कागज तुम्हारे पास भिजवा देंगे। अब मैं तुम्हें इस घर में 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इज्जत से चुपचाप यहाँ से चले जाओ। माँ के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन साकेत गुस्से में भड़क जाता है और गुस्से में ही घर भी छोड़ देता है। साकेत के चले जाने के बाद तनिष्का और भी ज्यादा टूट गई थी। अब तो साकेत उसकी नजरों से भी दूर हो गया था। कुछ दिन तो साकेत अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहां रहा, दोस्तों से पैसे लेता रहा और उड़ाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी पैसा देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अब उसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा।
आखिर कोई कितने दिन तक अपने यहाँ रखकर खिलाएगा? अब साकेत को कहीं से भी पैसे भी उधार नहीं मिलते थे। रहने का ठिकाना पहले से ही नहीं था। हालत ये हो गई कि अब उसके पास फोन रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं रह गए थे। फिर लड़की के रूप पर लुटाने, उसको घुमाने फिराने की तो बात ही दूर की थी। अब साकेत के पास पैसे नहीं रहे तो धीरे धीरे करके वो लड़की भी साकेत से दूरी बनाने लगी। ऐसी लड़कियां तो बस पैसों के पीछे ही किसी का घर भी बर्बाद करने से पीछे नहीं रहती हैं। साकेत इधर उधर पैसों के लिए बहुत भटका, लेकिन उसे कहीं से भी जब पैसे नहीं मिले तो हार कर वो अपने घर आया। घर में उसे तनिष्का मिली। वो तनिष्का से पैसे मांगने लगा। उसने झूठ बोला कि उसे बहुत इमरजेंसी है, एक दोस्त है उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी कुछ पैसे दे दो। बेचारी तनिष्का पति के बहकावे में आ भी गई थी, लेकिन वो तो नर्मदा देवी जी थी जो अपने बेटे को अच्छी तरह से समझ गई थी। उन्होंने तनिष्का को अंदर भेजा और साकेत को घर से बाहर निकालते हुए कहा, मेरे घर से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें इस घर का कुछ चाहिए तो तुम्हें इस घर का बेटा, अपनी पत्नी का पति और अपनी बच्ची का पिता बनकर आना होगा, तब तो तुम्हें इस घर का एक दाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भीख भी देना हम जरूरी नहीं समझते हैं। कहते हुए नर्मदा देवी ने दरवाजा बंद कर लिया। उस समय तो साकेत बहुत ही गुस्से में चीखा चिल्लाया, लेकिन जब दरवाजा ना खुला तो अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गया। उधर वो लड़की भी जब उसने देखा कि साकेत की अब पहले जैसी कोई औकात नहीं रह गई है, तो उसके पास पैसे ही नहीं हैं, तो वो उसे घुमाएगा फिराएगा भी नहीं, उसको शॉपिंग भी नहीं करा सकता, तो उसने भी धीरे धीरे साकेत से कन्नी काटनी शुरू कर दी। साकेत को उस लड़की की इतनी लत लग गई थी कि वो बार बार उसे फोन करता, लेकिन वो मजाल है कि एक बार में फोन उठा ले। 10 फोन करने पर एक बार फोन उठाती भी तो भी साकेत से गुस्से में ही बोलती, साकेत मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ जो दिन रात फोन पर ही लटकती रहूं, मुझे और भी काम होते हैं। मैंने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे फोन मत किया करो। इसके बावजूद भी अगर तुम मुझे बार बार फोन करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। उसकी ये बात सुनकर साकेत एकदम से हैरान रह गया। अब तो साकेत चारों ओर से अकेला हो गया था, बिल्कुल ही खाली हो गया था। तब उसे घर की तनिष्का की याद आई। कहते हैं ना, इंसान को बेशर्मी में अपनी इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं रहती है। जब वो पूरी तरह से टूट जाता है और दर दर की ठोकरें मिलती हैं, तब उसे याद आता है कि उसने क्या किया है। तो यही हाल साकेत का था। अभी तक तो उसको घमंड था, उसके पास पैसा था, जो चाहता वो करता था, तो उसे किसी की भी इज्जत की, घर परिवार की कोई भी फिक्र नहीं थी। लेकिन आज जब चारों ओर से हार गया था, कंगाल हो गया था, यहाँ तक कि जिस लड़की के चलते उसने अपना घर परिवार, माँ बाप, पत्नी, बच्ची सबको छोड़ दिया था, वो लड़की भी पैसों के चलते उससे दूर हो गई। तब साकेत को घर की याद आई, तनिष्का की याद आई। बड़ी हिम्मत करके वो घर गया। तनिष्का को देखते ही उसके सामने बैठकर माफी मांगने लगा। पति को ऐसी हालत में देखकर तनिष्का का कलेजा मुंह को आ गया। तनिष्का ने साकेत को ध्यान से देखा। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन से खाना ही नहीं खाया हो। काफी थका थका सा लग रहा था। आखिर तनिष्का पत्नी थी, वो साकेत को ऐसी हालत में कैसे देख सकती थी। जैसे ही वो साकेत को लेकर अंदर जाने लगी, तभी नर्मदा जी आ गईं और तनिष्का का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, नहीं बहू, इतनी जल्दी नहीं। इसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, हमारी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया है, जब तक उसका एहसास इसे ना हो जाए, इतनी आसानी से माफी कैसे मिल जाएगी इसे। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे सब कुछ एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, पहली और आखिरी बार माफ कर दो माँ, इसके बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माँ, एक बार अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दो। अरे भाई, हम कौन होते हैं माफी देने वाले। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपनी पत्नी तनिष्का से मांगो। तनिष्का की इच्छा होगी तो वो तुम्हें माफ कर देगी, तो हम भी तुम्हें माफ कर देंगे। कहते हुए नर्मदा देवी ने तनिष्का की ओर देखा। तनिष्का ने भी हाँ में हाँ करते हुए सर हिला दिया, क्योंकि वो अपने पति को बस वापस पाना चाहती थी।
तनिष्का की हाँ सुनकर नर्मदा देवी कुछ देर तक खड़ी सोचती रही। फिर थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है, अगर तनिष्का चाहती है कि तुम इस घर में वापस आ जाओ तो आ जाओ, मैं तो नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे पूरे घर में, इस प्रॉपर्टी में, या जो कुछ भी है वो सब कुछ जैसे पहले बहू के नाम था वैसे ही हमेशा रहेगा। तुम्हारे घर आ जाने से या नहीं आने से हमारी वसीयत नहीं बदलने वाली है। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं बहू, एक बार जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है उसे दोबारा धोखा देने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए गलती से भी कभी भी साकेत के बहकावे में आकर तुम सारा कुछ उसके नाम मत कर देना। फिलहाल तो तनिष्का दोबारा से अपने पति को पाकर काफी खुश हो गई थी। प्रॉपर्टी का तो उसे कोई लालच कभी था ही नहीं, लेकिन वो सास ससुर का कहा भी नहीं टाल सकती थी, जो माँ बाप बनकर उसके साथ दुख में खड़े थे। उनकी इच्छा का मान सम्मान रखना भी तो जरूरी था। उसने भी सोच लिया, चाहे साकेत सही हो गए हैं, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी प्रॉपर्टी का नाम लिया या मुझे बहकाने की कोशिश की तो मैं गलती से भी कभी भी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं करूंगी। चाहे प्रॉपर्टी के डर से, चाहे पैसों के लालच में ही, कम से कम साकेत अब कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब धीरे धीरे सबने साकेत की गलतियों को माफ कर उसे अपना लिया। अब साकेत ने अपने लिए नई जॉब भी देखना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में साकेत को एक जॉब भी मिल गई, लेकिन सैलरी कम थी। उसके मन में बहुत पछतावा हो रहा था। अब उसे सबके सामने अच्छा बेटा, अच्छा पति और अच्छा पिता बनना था। शुरुआत छोटी थी, पर सब कुछ सही करने की शुरुआत उसने कर ही दी थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।